छात्राओं, हम एकांकी के तत्वों के संबंध में चर्चा कर रहे हैं और इसी चर्चा के अंतर्गत कल हमने एकांकी के तत्व कथावस्तु के संबंध में जानकारी प्राप्त की। आज उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम एकांकी का जो दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है पात्र एवं चरित्र चित्रण, उसके बारे में चर्चा करते हैं। एकांकी में एकांकीकार अपने कथानक को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए अनेक पात्रों की सृष्टि करता है और इन्हीं के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। एकांकी ऐसी विधा है जिसमें लेखक स्वयं कुछ नहीं कहता, जो भी कहना चाहता है वह पात्रों के माध्यम से कहता है, चरित्रों के माध्यम से कहता है। उसका स्वयं का कथन कहीं भी नहीं होता। कहानी में गुंजाइश होती है कहानीकार के लिए कि वह स्वयं भी कई स्थानों पर एक प्रकार से उपस्थित होता है या अपनी बात कह सकता है, लेकिन एकांकी ऐसी विधा है जिसमें लेखक जो भी कहना चाहता है वह अपने पात्र और चरित्र के माध्यम से ही कहता है और इसके लिए अनेक चरित्रों की वह सृष्टि करता है। पात्र ही कथा को गति एवं विकास प्रदान करते हैं। पात्र योजना के लिए यह अनिवार्य है कि एकांकीकार ऐसे पात्रों का चयन करे जिनका संबंध सामान्य जनजीवन से हो, साथ ही जिनका अपना स्वतंत्र और निजी व्यक्तित्व हो। सामान्य जनजीवन से जुड़े हुए पात्र होते हैं तो उनका प्रभाव दर्शकों पर अधिक पड़ता है, उनके साथ दर्शकों के भाव आसानी से जुड़ जाते हैं और दर्शक बड़ी सहजता से भाव ग्रहण कर पाते हैं। तो इसलिए उनके आसपास के पात्र हों, स्वाभाविक हों, सहज हों, वास्तविक हों, सामान्य जनजीवन से जुड़े हों और उनका अपना भी स्वतंत्र व्यक्तित्व हो। पात्रों का व्यक्तित्व बोध कथावस्तु को सहज विकास प्रदान करने वाला होता है। पात्रों की क्रियाशीलता में एकांकी की सफलता का रहस्य निहित होता है। पात्रों के चरित्र चित्रण में एकांकीकार को पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए। जिस एकांकी में पात्रों की संख्या सीमित होती है, एक बात और है, एक तो वास्तविकता होनी चाहिए, उनका चरित्र चित्रण है, उस चरित्र चित्रण में सतर्कता बरतनी चाहिए, चरित्र वास्तविक लगने चाहिए, चरित्र का विकास सहज गति से होना चाहिए, चारित्रिक विशेषताएं पूर्णतः उजागर होनी चाहिए। साथ ही एकांकीकार के लिए यह भी आवश्यक है कि एकांकीकार में जिन पात्रों की वह योजना करता है उनकी संख्या सीमित हो। यदि एकांकी में बहुत अधिक पात्र होंगे और मंच पर बहुत अधिक पात्रों की भीड़ इकट्ठी होगी तो उसका प्रभाव दर्शक के मन पर उतना नहीं पड़ पाता। दर्शक को उसका भाव उस तरीके से ग्रहण नहीं कर पाता। इसके साथ ही एकांकी की मूल संवेदना के संप्रेषण में भी उससे बाधा पहुंचती है। तो इसलिए सीमित संख्या में पात्र हों और वे ही एकांकी पर प्रस्तुत हों और वो ही एकांकी का विकास करें तो वो एकांकी सफल माने जाते हैं। एकांकी का जो प्रमुख पात्र होता है वह नायक होता है और उसके चरित्र को सर्वश्रेष्ठता प्रदान करने के लिए, उसके चरित्र का विकास दिखाने के लिए, उसके चारित्रिक गुणों को प्रस्तुत करने के लिए ही एकांकी में उसके सहायक अन्य पात्रों की योजना भी की जाती है। तो पात्र योजना, पात्र एवं चरित्र चित्रण यह भी एकांकी की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके पश्चात हम एकांकी की अगली विशेषता लेते हैं संवाद या कथोपकथन। संवाद या कथोपकथन एकांकी का बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है या कह सकते हैं यह एकांकी का आधारभूत तत्व है, क्योंकि एकांकीकार कथोपकथन के माध्यम से ही एकांकी का विकास करता है। चरित्र का प्रस्तुतिकरण भी इन कथोपकथनों के माध्यम से ही होता है। कथावस्तु का प्रसार, कथावस्तु का विकास, कथावस्तु की प्रस्तुति एकांकी में, जो कि एक दृश्य विधा है, इन कथोपकथनों के माध्यम से ही या संवादों के माध्यम से ही हो पाती है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर है कि संक्षिप्त और सरल कथोपकथन एकांकी में लिए जाएं।
एकांकी के जो संवाद हों, कथोपकथन हो, वो संक्षिप्त हों, छोटे छोटे हों, सरल हों, सहज हों, रोचक हों, स्वाभाविक हों। उनकी रोचकता, स्वाभाविकता, सरलता और संक्षिप्तता ही एकांकी की सफलता में सहायक होती है। कथोपकथन पात्रों के अनुरूप भी होने चाहिए और प्रसंग के अनुरूप भी होने चाहिए। जिस वर्ग के पात्र हैं, जिस प्रकार की कथावस्तु है, ऐतिहासिक कथावस्तु है, तो उसकी भाषा निश्चित रूप से ऐतिहासिक होनी चाहिए, इतिहास सम्मत होनी चाहिए। या मान लीजिए धार्मिक क्षेत्र का कोई कथानक है, तो उसकी भाषा भी धर्म क्षेत्र से जुड़ी हुई भाषा जिस प्रकार की होती है, या उस वर्ग के लोगों की भाषा जिस प्रकार की होती है, वैसी होनी चाहिए। या एकांकी में जिन पात्रों की योजना की गई है, वो पात्र जिस वर्ग के हैं, उस वर्ग के लोगों की भाषा के अनुरूप ही भाषा का प्रयोग उसमें किया जाना चाहिए। अन्यथा उसमें वो सहजता, स्वाभाविकता नहीं आ सकेगी और उसका वो प्रभाव भी नहीं उत्पन्न हो सकेगा जो कि नाटककार का उद्देश्य है। तो कथानक के पूर्ण विकास के लिए, कथानक का पूर्ण संप्रेषण हो सके और चरित्रों की सृष्टि हो सके, जो चरित्र एकांकीकार प्रस्तुत करना चाहता है वह चरित्र पूरी तरह से प्रस्तुत हो सके, इसके लिए कथोपकथन पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। संवाद योजना का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है और संवाद उस दृष्टि से सहज, सरल, संक्षिप्त, रोचक और स्वाभाविक होने आवश्यक होते हैं। इसी प्रकार से कथोपकथन पात्रों के अनुरूप हो, प्रसंग के अनुरूप हो। साहित्यिक सौंदर्य कथोपकथन को विशेष प्रवाहमयता प्रदान करता है। कथोपकथन के माध्यम से पात्रों के अंतर संघर्ष और पारस्परिक संघर्ष की अभिव्यक्ति हो पाती है, क्योंकि एकांकी संवादों के माध्यम से विकसित होती है, संवादों के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। तो पात्रों का जो आंतरिक द्वंद्व है और बाह्य संघर्ष है, वो दोनों ही संवादों के माध्यम से ही अभिव्यक्ति प्राप्त करते हैं। पात्र का जो चरित्र है वह भी संवादों के माध्यम से ही विकास को प्राप्त करता है। पात्र का चरित्र स्वयं नायक जो है, पात्र है, उसके अपने संवादों के माध्यम से और जो दूसरे चरित्र हैं उनके संवादों के माध्यम से भी अभिव्यक्त होता है। इसी प्रकार से प्रत्येक कथोपकथन सोद्देश्य और साभिप्राय होना चाहिए, यह भी आवश्यक है। वैसे ही अनर्गल कोई बोल रहा है वह उपयुक्त नहीं है। हमारे जो एब्सर्ड नाटक या एब्सर्ड एकांकी हैं, विसंगत एकांकी हैं, उनमें यूं ही बोलना भी होता है, यूं ही कोई बोल रहा है, अनर्गल प्रलाप है, लेकिन वहाँ अनर्गल प्रलाप भी बहुत कुछ अभिव्यक्त करता है। वो विसंगत एकांकियों की स्थिति है। अन्यथा जो हमारे अन्य एकांकी हैं, चाहे ऐतिहासिक हों, चाहे सामाजिक हों, चाहे धार्मिक क्षेत्र से संबंधित हों, सभी में जो भी संवाद लिखे जाते हैं उनका कोई अभिप्राय होना चाहिए, उनका कोई उद्देश्य होना चाहिए और मूल संवेदना से जुड़ा हुआ होना चाहिए, उसके प्रकटीकरण का माध्यम होना चाहिए। इस प्रकार कथोपकथन हैं वो एकांकी की भाषा को जीवंत बनाते हैं और एकांकी की मूल संवेदना के संप्रेषण में मूलतः सहायक होते हैं। तो आगे हम अन्य जो एकांकी के तत्व हैं उनके संबंध में अगले वीडियो में विचार करेंगे।